फिल्म के शुरू में कुछ योद्धा सिपाही एक जंगल में दिखाते हैं जो किसी को तलाश कर रहे होते हैं, और साथ ही फिल्म के हीरो इवान को भी दिखाते हैं जो उन सिपाहियों से बहुत अलग ड्रेसिंग में नजर आ रहा होता है। यानी वो इनकी दुनिया का नहीं है। वो इस देश के राजा एलिया का बेटा है जिसे बचपन में ही जादुई ताकतों से बचाने के लिए राजा ने अपनी जादुई तलवार से दूसरी दुनिया यानी हमारी वाली दुनिया में भेज दिया था। और फिर बचपन से जवानी तक इवान लंदन में ही पला बड़ा, और अब वो अपने बाप के कहने पर वापस अपनी पुरानी वाली दुनिया यानी जादुई दुनिया में रहने आ गया है। वो लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं कि तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें आकर बताता है कि कोई बहुत ही अजीब क्रीचर है जो गांव के जानवरों को खा रहा है और उससे हम सबकी जान को भी खतरा है। वो बूढ़ा उन्हें बताता है कि वो क्रीचर मुझे वहां नजर आया था। सब अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और तभी एक चीज उन सब पर हमला कर देती है। वो हमला करने वाली चीज दिखने में फुटबॉल की तरह है। दरअसल वो एक क्रीचर सर है, और ये वही क्रीचर है जिसका जिक्र वो बूढ़ा कर रहा था। उसके सर के नीचे का धड़ नहीं था, लेकिन वो उसके बिना भी उन सब पर भारी था। और फिर वो उन सब पर काफी जगह से हमला करता है, और तभी उन सिपाहियों का योद्धा फिनिश्ड अपने थैले में उस क्रीचर के सर को कैद कर लेता है, और फिर वो उसे लेकर वापस अपने शहर व्हाइट सिटी आ जाते हैं। सीन कट होता है और फिल्म के अगले सीन में शहर के बाजार में एक छोटी बच्ची को दिखाते हैं जिसे बहुत भूख लगी होती है और वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है। वो एक औरत की टोकरी से एक सेब चुराकर भाग जाती है। वो औरत उसे देख लेती है। वो छोटी बच्ची छिपकर एक जगह बैठकर सेब खाने लगती है कि तभी उसे वहाँ एक रोशनी दिखाई देती है। वो बच्ची उस रोशनी की तरफ जाती है तो देखती है कि वो एक चमकता हुआ फूल है। वो उसे तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथ पर कांटा चुभ जाता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। और तभी वहाँ वो औरत आ जाती है जिसकी टोकरी से उसने सेब चुराया था। वो औरत उस बच्ची को गले लगा लेती है और उससे पूछती है तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। और तभी उसकी नजर उस चमकते हुए फूल पर पड़ती है। वो औरत भी उस फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथ पर भी कांटा चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। और फिर वो फूल जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे पता चलता है कि वो कोई फूल नहीं था बल्कि कोई जादुई ताकत थी। और फिर फिल्म के अगले सीन में इवान को दिखाते हैं जो अपने घर आ जाता है, जहाँ उसने अपने इस्तेमाल की सारी चीजें जो वो लंदन में यूज करता था यानी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, टीवी वगैरह रखा होता है, और इन्हें चलाने के लिए उसने घर के बाहर जनरेटर भी रखा होता है। और तभी वहाँ बेलिसा आ जाती है जो इस मूवी की हीरोइन है। इवान और बेलिसा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इन दोनों ने शादी करने का भी सोचा होता है। और तभी अचानक से इवान की सब चीजें चलना बंद हो जाती हैं। वो भागकर घर से बाहर आ जाता है, जहाँ एक सिपाही उसके घर के बाहर चल रहे जनरेटर को कोई क्रीचर समझकर भाला मारकर तबाह कर देता है। इवान उस सिपाही को बहुत डांटता है, जिससे पता चलता है कि इन्होंने एक हफ्ते में इसका दूसरा जनरेटर तबाह कर दिया है। वहाँ दूसरी तरफ वो औरत बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है। वो बच्ची अचानक से गिरकर बेहोश हो जाती है। वो औरत उसकी हालत देखकर बहुत डर जाती है। तभी वो देखती है कि उस बच्ची के जिस्म पर कुछ अजीब से निशान बन रहे हैं, और फिर वो देखती है कि वैसे ही निशान उसकी बॉडी पर भी बन रहे हैं। वहाँ इवान अपने बाप यानी राजा एलिया के महल में जाता है, जहाँ वो जादुई तलवार रखी होती है जिससे उसके बाप ने बचपन में उसे हमारी वाली दुनिया में भेजा था। इवान वो जादुई तलवार उठाता है और उसे घुमाकर एक पोर्टल बनाता है जिसमें जंप करके वो वापस लंदन पहुंच जाता है। वो वहाँ बहुत सारी खाने पीने वाली चीजें खरीदता है। दरअसल वो ये सब चीजें अपनी जादुई दुनिया में ले जाने के लिए खरीद रहा होता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता था। वहाँ दूसरी तरफ वो औरत उस बच्ची को लेकर बूढ़ी जादूगरनी के पास आती है। वो बूढ़ी जादूगरनी जड़ी बूटियों से हर मर्ज का इलाज कर लेती थी। वो बूढ़ी औरत उस बच्ची को देखकर डर जाती है और बोलती है इस बच्ची पर शैतान का काला साया है और इसे अभी कहीं डिबोकर मार दो। लेकिन वो औरत उस जादूगरनी की बात का गुस्सा करती है और बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ इवान वापस जादुई दुनिया में आ जाता है, जहाँ उसके फादर राजा एलिया उससे देश के सबसे बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। दरअसल उस टूर्नामेंट में देश के बहादुर और ताकतवर योद्धा हिस्सा लेते हैं जो अपनी अपनी सलाहियतें और ताकतें लोगों को दिखाते हैं। लेकिन इवान अपने बाप को मना कर देता है और कहता है कि मैं आप जैसा बहादुर और ताकतवर नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता, जिस पर उसके फादर को बहुत बुरा लगता है। फिल्म के अगले सीन में दिखाते हैं कि राजा एलिया की सेना का योद्धा फिनिश एक देव कामत इंसान को पकड़ कर ला रहा होता है, जिसे पकड़ने के लिए वो 2 दिन से निकला होता है। और उसके वापस आने पर शहर के सब लोग उसका वेलकम करते हैं और उसकी बहादुरी की दाद देते हैं। लेकिन इवान को उसका ये सब दिखावा लग रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि योद्धा फिनिश बेलिसा को पसंद करता है और अक्सर बेलिसा के सामने अपनी बहादुरी की डींगे मारता रहता है। और फिर टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहाँ सब योद्धा अपनी अपनी सलाहियतें दिखाकर लोगों को खुश कर रहे होते हैं। वहीं फिनिश भी अपनी बहादुरी और अक्लमंदी दिखाकर लोगों और बेलिसा को इम्प्रेस कर रहा होता है। राजा एलिया अपने बेटे इवान को भी नीचे आकर उनमें हिस्सा लेने को कहता है, लेकिन इवान मना कर देता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो ये सब नहीं कर सकता। दरअसल राजा एलिया, फिनिश, बेलिसा और इस देश के सब लोगों को पता था कि इवान में वो सब खूबियां नहीं है जो एक राजा के बेटे में होनी चाहिए। ना तो वो अपने बाप की तरह बहादुर था और ना ही अक्लमंद। वो सब लोग उसकी इज्जत सिर्फ इसलिए करते थे कि वो राजा एलिया का बेटा है। और तभी हवा में उड़ती हुई 2 जादूगरनियां उन सबके बीच आ जाती हैं, और यहीं से सीन कट होता है और हमें पास में एक रात पहले का सीन दिखाते हैं, जहां वो औरत और बच्ची वही चमकने वाले फूल की जगह पर जाती हैं। और तभी जमीन से कुछ जादुई बेलें निकलकर उन्हें जकड़ लेती हैं और उन्हें हवा में उठा देती हैं और फिर उन्हें पूरी तरह शैतान के बस में कर देती हैं। और वो शैतान उन्हें नया रूप दे देता है और उन्हें वो राजा के पास पड़ी जादुई तलवार को लाने को कहता है। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो दोनों अपने नए रूप में आ चुकी थी, जिनमें से एक का नाम गेलिना है और दूसरी का नाम बरबरा। जादूगरनी गेलिना राजा के सिपाहियों पर जादू करती है, जिससे उनके चेहरे कुछ अजीब से हो जाते हैं और वो राजा के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर देते हैं।
गैलिना बर्बरा को कहती है कि तलवार महल के मीनार में है। वो अपना रूप बदलकर उड़ती हुई महल के अंदर जाती है तलवार लेने, और अब गैलिना के जादुई सिपाही उन सब पर हमला कर देते हैं। इवान, फिनिक्स और बेलिसा सबका मुकाबला करते हैं, और वहाँ वो जंगल वाली बूढ़ी औरत भी होती है जो उन सिपाहियों से लड़ रही होती है, और एक बूढ़ा जादूगर जो इवान को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लाया था, वो भी अपने जादू से गैलिना के जादू को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी सब का फायदा उठाकर वो देव कामंद इंसान भी वहाँ से भाग जाता है। इतने में जादूगरनी बर्बरा तलवार लेकर महल से निकलती है और वहाँ से भागने लगती है कि तभी इवान अपना मोबाइल उसे मारने के लिए हवा में फेंकता है, जो उसे लग जाता है और तलवार उससे छूटकर नीचे गिर जाती है, और जादूगरनी बर्बरा भी नीचे गिर जाती है। इवान वो तलवार उठाकर अपने फादर राजा एलिया को दे देता है। राजा उस तलवार से लड़ने लगता है तो देखता है कि तलवार अपना काम नहीं कर रही। दरअसल इवान ने उस तलवार को बार बार इस्तेमाल किया दूसरी दुनिया में आने जाने के लिए, जिस वजह से अब तलवार की ताकत कम हो गई थी। राजा वो तलवार इवान को देता है और उसे वहाँ से भाग जाने को बोलता है, और बोलता है कि इस तलवार की हमेशा हिफाजत करना। और फिर फिनिक्स और बेलिसा को भी इवान के साथ जाने को कहता है। इवान, फिनिक्स, बेलिसा और बूढ़ी जादूगरनी वहाँ से भाग जाते हैं, और जाते वक्त इवान उस क्रीचर सर को भी साथ ले लेता है। जादूगरनी गैलिना बर्बरा और कुछ सिपाहियों को उनके पीछे भेजती है तलवार वापस लेने के लिए। वो सब जंगल में उनका पीछा कर रहे होते हैं। बूढ़ी जादूगरनी के पास कुछ चलने वाली झोंपड़ियां होती हैं, जिनमें से एक झोंपड़ी वहां आ जाती है। वो झोंपड़ी पानी में उन सिपाहियों को दूसरी तरफ जाती नजर आती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो सब उसमें बैठकर दरिया की दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल में वो बूढ़ी जादूगरनी उन्हें चकमा दे रही थी। वो सब वहीं दरिया के किनारे पड़े एक दरख्त के खोखले तने में छिपे होते हैं। वहाँ इवान बूढ़ी जादूगरनी से पूछता है कि ये सब कौन थे और तलवार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जिस पर वो बताती है कि शैतान वापस आ गया है। वो इस तलवार को हासिल करना चाहता है। ये सब उसी शैतान के जादू के कुछ रूप हैं जो हमेशा उसका साथ देते हैं। वो बताती है कि हजारों साल पहले इस देश में एक जादूगर रहा करता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। वो जिस किसी भी चीज को छूता था उसमें जान भर देता था। फिर एक दिन उसे लगा वो भी बूढ़ा हो रहा है, जिसके बाद वो भी मर जाएगा। फिर वो अमर होने का फैसला करता है। उसने अपना एक चेला बनाया जिसका नाम कोस्चे था। कोस्चे हमेशा उसके साथ ही रहा करता था। वो जादूगर अमर होने के लिए एक तलवार बनाता है, जिसमें सूरज ग्रहण के दौरान जादुई हीरा लगाने से वो जादूगर अमर हो जाएगा। लेकिन कोस्चे के दिल में लालच आ जाता है। वो उस जादूगर पर एक बड़ा पत्थर गिराकर उसे मार देता है और फिर खुद अमर हो जाता है। वो जादूगर हजारों सालों से उसी जगह जमीन की गहराइयों में दफन है और गुस्से और क्रोध में है। वो अपनी तलवार वापस लेना चाहता है जो अभी तुम्हारे पास है। और फिर वहाँ मेरमेड का राजा आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि हमें डेडलैंड जाना होगा। उस जादूगर को कब और कैसे खत्म करना है ये हमें वहीं जाकर पता चलेगा। लेकिन डेडलैंड जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ जाने के लिए बहुत रास्ता तय करना पड़ेगा। और इसके बाद वो सब लोग वहाँ से डेडलैंड की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो दोनों जादूगरनियां और उनके जादुई सिपाही उस चलने वाली झोपड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। वो उसे पकड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। जादूगरनी गैलिना उस झोपड़ी को जला देने का हुक्म देती है कि तभी वहाँ दूसरी झोपड़ी आ जाती है और वो पहले वाली झोपड़ी को छुड़ा देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। और फिर वो सब एक बहुत बड़ी चट्टान पर रुकते हैं। उन्हें वहाँ दो बहुत बड़े लोहे के रिंग्स मिलते हैं जो किसी से भी उठाए नहीं जा रहे होते। कि तभी बूढ़ी जादूगरनी अपनी थैली से कुछ मैजिकल बेरीज निकालकर खा लेती है, जिसके बाद वो बहुत ताकतवर हो जाती है। इवान उसको ये सब करते हुए देख लेता है, और फिर वो बूढ़ी जादूगरनी और योद्धा फिनिक्स दोनों उन रिंग्स को खींचते हैं, जिससे पानी में से एक बहुत बड़ी वेल मछली बाहर निकलती है। और हमें पता चलता है कि वो जहाँ खड़े थे वो कोई चट्टान नहीं थी, वो उसी वेल मछली पर खड़े थे। और फिर मछली हवा में उड़ने लगती है और वो सब डेडलैंड की तरफ चल पड़ते हैं। इवान बूढ़ी जादूगरनी की ताकत वाली बेरीज की थैली चुरा लेता है, और काफी सफर करने के बाद वो एक बर्फीले पहाड़ के पास आकर रुकते हैं, जहाँ वो मछली से उतरकर बर्फीले पहाड़ पर आते हैं और वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। इवान छुपकर कुछ बेरीज खा लेता है और एक बहुत बड़े पत्थर को उठाकर अपनी ताकत दिखाकर उन सबको इम्प्रेस कर रहा होता है और बोलता है कि अब मैं काबिल हो गया हूँ राजा बनने के। और फिर वो सब चलते हुए एक बोलने वाले पहाड़ के पास पहुंचते हैं। वो पहाड़ उन सबको वार्निंग देता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ आने वाला आज तक कोई वापस जिंदा नहीं गया, क्योंकि यहाँ से डेडलैंड शुरू हो जाता है और मेरे 3 सवालों के जवाब दिए बिना कोई आगे नहीं जा सकता। और आज तक कोई भी मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाया। इवान उसे बातों में उलझाकर उसे उल्लू बना देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे 3 सवालों के जवाब दे दिए हैं। जिसके बाद वो पहाड़ इवान को एक चमकने वाला पत्थर देता है और बोलता है कि इसे बस तुम आगे लेकर जा सकते हो, क्योंकि सवालों के जवाब तुमने दिए हैं, और इसे लेकर तुम पहाड़ के अंदर चले जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फिर इवान वो चमकने वाला पत्थर लेकर बोलने वाले पहाड़ के अंदर चला जाता है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। तभी उसे वहाँ उसके फादर यानी राजा एलिया एक चट्टान पर खड़े नजर आते हैं। इवान उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर राजा एलिया उसे बताता है कि कैसे उसके वहाँ से जाने के बाद जादूगर ने उसे मार दिया और अब वो मर चुका है और इसलिए अब वो डेडलैंड में है। इवान बोलता है कि मेरे पास ये चमकने वाला पत्थर है जो यहाँ से किसी भी एक मुर्दा इंसान को वापस जिंदा इंसानों की दुनिया में ले जा सकता है। जिस पर उसका बाप मना कर देता है और बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब तुम्हें काबिल बनना होगा और देश को संभालना होगा। और तभी राजा एलिया वहाँ कोस्चे को बुला लेता है और बोलता है कि तुम डेडलैंड से कोस्चे को ले जाओ, क्योंकि ये उस जादूगर को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता है। दरअसल कोस्चे वही जादूगर का शागिर्द है जिसने उसे मारकर खुद को अमर कर लिया था, और अब 5000 साल बाद कोस्चे अपनी गलती सुधारना चाहता है। उस जादूगर को मारकर खुद को अमर हुए शराब से निकालना चाहता है। इवान बहुत रोता है। वो अपने बाप को अपने साथ बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन उसका बाप कोस्चे को साथ भेजकर उसे वहाँ से जाने को कहता है और नाव को धक्का मार देता है। और अब इवान और कोस्चे उस पहाड़ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो सब कोस्चे को इवान के साथ देखकर बहुत हैरान होते हैं।
वहाँ दूसरी तरफ दोनों जादूगरनियां ये पता लगवा रही होती हैं कि वो सब कहाँ हैं। जिसके बाद गलीना अपने जादू से कुछ चमगादड़ें बनाती है और बरबरा को हुक्म देती है कि वो उनका पीछा करे और तलवार लेकर ही वापस आए। वहाँ दूसरी तरफ वो सब अपने सफर पर फिर से चल पड़ते हैं, जहाँ इवान एक बार फिर से वो मैजिकल बेरीज खाकर एक दरख्त को गिराकर रास्ता बना देता है, जिससे वो सब बहुत हैरान होते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं। बूढ़ी जादूगरनी कोस्चे से उस जादूगर को मारने का तरीका पूछती है, लेकिन हजारों साल पुरानी बात होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, जिस पर वो बूढ़ी जादूगरनी उसके सर पर बार बार मारती है, जिससे उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। वो बताता है कि वही पत्थर जो मैंने उस पर गिराकर उसे मारा था, उसके टुकड़े करने होंगे, जिससे वो जादूगर मर जाएगा। लेकिन वो पत्थर सिर्फ उसी जादुई तलवार से तोड़ा जा सकता है, जिस पर बेलिसा बताती है कि वो तलवार तो इवान के पास है। इवान ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। इवान बेलिसा को बताता है कि वो तलवार की ताकतें सूख चुकी हैं, जिससे अब वो काम करना बंद कर गई है, क्योंकि मैंने बार बार इस तलवार से पोर्टल बनाकर अपनी दुनिया में आने जाने का रास्ता बनाया था, जिस पर वो सब इवान से नाराज हो जाते हैं। इवान तलवार लेकर जंगल में चलता हुआ थोड़ा आगे आ जाता है और सोचता है कि काश कभी मैंने इस तलवार की ताकतों को खत्म ना किया होता, और अनजाने में तलवार को जमीन में गाड़ देता है, जिसके बाद जमीन की ताकत से उस तलवार की शक्तियां वापस आ जाती हैं और इवान उस तलवार के एक वार से ही दरख्त के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि तलवार की ताकतें वापस आ गई हैं। इवान अब बची हुई सारी बेरीज भी खा लेता है और एक बड़े पत्थर को उठाकर तलवार उसके नीचे रख देता है और थोड़ी देर आराम करने के लिए सब लेट जाते हैं। फिनिक्स उन सब की पहरेदारी करने के लिए जाग रहा होता है कि तभी उसे एक तीर आकर लगता है, जिसे देखकर पता चलता है कि वो तीर जादूगरनी बरबरा ने मारा होता है, यानी वो उन सब का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए थे और अब जादूगरनी बरबरा की फौज उन पर हमला कर देती है और बेलिसा, कोस्चे और क्रीचर सर उन जादुई सिपाहियों का मिलकर मुकाबला कर रहे होते हैं। इवान अपनी तलवार लेने के लिए पत्थर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर उससे हिल नहीं रहा होता, क्योंकि उसने जो मैजिकल बेरीज खाई थी उनका असर अब खत्म हो चुका था और अब उसके पास थैली में और बेरीज भी खत्म हो चुकी थी। और तभी सब इवान के पास वो जादुई बेरीज की थैली देख लेते हैं, जिस पर बूढ़ी जादूगरनी उस पर बहुत गुस्सा होती है और सबको पता चल जाता है कि इवान ने अब तक जितने भी ताकत वाले काम किए हैं वो सब मैजिकल बेरीज की मदद से किए हैं। जादुई सिपाही उन पर हावी हो जाते हैं और इसे देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और जादूगरनी बरबरा उन्हें जाने देती है, क्योंकि उसे तो बस तलवार चाहिए थी। इसके बाद उसके सिपाही पत्थर के नीचे से तलवार को निकालते हैं और बरबरा वो तलवार लेकर चली जाती है। और अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, वो ये कि बरबरा वो तलवार अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि वो अब इस तलवार के जरिए खुद को अमर करना चाहती है। इसलिए वो ये तलवार लेकर जादूगरनी गलीना के पास नहीं बल्कि कहीं और जा रही होती है और जादूगरनी गलीना अपने मैजिकल पोर्टल में ये सब देख रही होती है। वहाँ दूसरी तरफ वो सब जंगल में एक जगह रुकते हैं, क्योंकि फिनिक्स तीर लगने से काफी घायल हो चुका था और उसकी हालत भी काफी बिगड़ती जा रही थी। कोस्चे कहता है कि हमें इसे लेकर शहर जाना होगा। वो सब इवान से बहुत नाराज थे। वो इवान को वहीं खड़ा छोड़कर वहाँ से चल पड़ते हैं और इवान भी उनके पीछे चल पड़ता है कि तभी एक पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, जिससे इवान और वो क्रीचर सर एक तरफ रह जाते हैं और इवान से नाराज होने की वजह से वो सब उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इवान और क्रीचर सर वापस वहाँ आ जाते हैं जहाँ थोड़ी देर पहले बरबरा ने उन पर हमला किया था। इवान को वहाँ अपनी तलवार की मयान मिलती है। फिल्म के अगले सीन में दिखाते हैं कि बरबरा उल्लू के रूप में तलवार लेकर जा रही होती है कि तभी वहाँ जादूगरनी गलीना आ जाती है। वो बरबरा से टकराती है, जिससे तलवार नीचे जंगल में कहीं गिर जाती है और वो दोनों टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। गलीना बरबरा से कहती है कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें जादूगर को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें उसी ने बनाया है। जिस पर बरबरा उसे कहती है कि तुम उसकी गुलामी करो, मैं तो अब उसकी गुलामी नहीं करूंगी। और फिर गलीना उस पर जादू कर देती है, जिसके बाद बरबरा की आंखें भी वैसी हो जाती हैं जैसी उनकी जादुई फौज की हैं। फिर गलीना अपने सिपाहियों को जंगल में तलवार को ढूंढने के लिए भेज देती है। वहाँ दूसरी तरफ वो देव कामत इंसान जो उन दोनों जादूगरनियों के हमले के बाद वहाँ से भाग गया था, वो चलता हुआ जंगल में उस जगह पहुँच जाता है जहाँ वो जादुई तलवार गिरी थी। वो उस तलवार को उठाकर देखता है और अपने साथ लेकर चल पड़ता है। वो चलता हुआ उस जगह आ जाता है जहाँ इवान और वो क्रीचर सर बैठे बातें कर रहे होते हैं। इवान उसके पास वो तलवार देखकर बहुत खुश होता है और उससे वो तलवार लेकर अपने शहर यानी व्हाइट सिटी वापस आ जाता है, जहाँ पर हर तरफ उस जादूगर की जादुई फौज ने कब्जा किया होता है। इवान वहाँ अपनी तलवार से उन सबका मुकाबला करने लगता है। वही जगह वो बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। वो बूढ़ी जादूगरनी की बनाई हुई एक दवा फिनिक्स के घाव पर लगाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते उसका घाव ठीक होने लगता है। इसके बाद वो सब भी इवान का साथ देने के लिए फाइट करने लगते हैं और अब वहाँ सब मिलकर उस जादुई फौज का मुकाबला कर रहे होते हैं। वो क्रीचर सर एक बड़े पत्थर पर आकर रुकता है और इवान को बोलता है कि हो सकता है ये वही बड़ा पत्थर हो जिसे काटने से जादूगर मर जाए। इवान ये बात सुनकर उस पत्थर को काटने लगता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवान कोस्चे से पूछता है कि पत्थर काटने से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और तभी एक सिपाही तलवार के वार से कोस्चे का सर धड़ से अलग कर देता है। इवान कोस्चे के सर से पूछता है कि वो जादुई पत्थर कहाँ है जिसे काटने से ये जादूगर मर जाएगा, जिस पर कोस्चे एक तरफ इशारा करता है और इवान उस तरफ चल पड़ता है। कोस्चे अपना सर उठाकर अपने धड़ पर लगा ही रहा होता है कि तभी वहाँ जादूगरनी गलीना आ जाती है। वो अपने जादू से उस क्रीचर सर को दूर फेंक देती है और फिर अपने जादू से कोस्चे को भी दूर गिरा देती है। वहाँ इवान पत्थर को काटने ही वाला होता है कि तभी कोस्चे को सब याद आ जाता है। वो बोलता है कि पत्थर को मत काटना, उसे काटने से जादूगर आजाद हो जाएगा, और वो यही चाहता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इवान अपनी तलवार उस पत्थर में गाड़ देता है, जिसके बाद वो जादूगर आजाद हो जाता है और हर तरफ जादुई रोशनी फैल जाती है। उस जादूगर को इवान पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे धक्का मारकर दूर गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कोस्चे उसे रोक देता है
और उसे बोलता है कि तुम मुझे मार दो, तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ। मैंने अमर होने की लालच में तुम्हें मारा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक वरदान नहीं श्राप है, और अब मैं इस शराब से निकलना चाहता हूँ। वो जादूगर उसकी बात नहीं मानता और उसे जमीन में गाड़ देता है, जिसके बाद सब उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो जादूगर अपनी जादुई टहनियों से उन सबको जकड़ लेता है और जमीन में गाड़ने लगता है। इवान कुल्हाड़ी से उसकी टहनियों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। वो जादूगर बहुत ताकतवर हो चुका था। इवान गेलिना को पकड़कर जमीन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी नाकाम हो जाता है। वो देखता है कि वो जादूगर उसके तमाम साथियों को जमीन में दफन कर रहा है, लेकिन वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। और तभी उसे एक विजुअल आता है जिसमें वो अपने बाप को देखता है। उसका बाप उसे बताता है कि ये जमीन हम सबको ताकत देती है, हम सब इसी जमीन से पैदा हुए हैं। तुम अपनी ताकत को पहचानो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। और फिर इवान का विजुअल टूट जाता है और वो होश में आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसे जमीन से पावर्स मिल रही होती हैं। वो जादूगर की टहनी को तोड़कर खड़ा हो जाता है और उसकी टहनियों को तोड़ते हुए कहता है कि अगर ये जमीन मेरी तलवार और मुझे ताकत देती है तो इसका मतलब ये तुम्हें भी ताकत देती होंगी। और इतना कहकर इवान उसे जमीन से उखाड़कर दूर फेंक देता है। वो जादूगर जमीन से उखड़ने के बाद बहुत कमजोर हो जाता है। इवान अपनी तलवार से उसके गिर्द एक पोर्टल बनाता है, जिसके जरिए वो उसे अपनी दूसरी दुनिया यानी मॉस्को में ले आता है। वो जादूगर ताकत हासिल करने के लिए जमीन पर हाथ मारता है, जिस पर इवान उसे कहता है कि ये वो वाली दुनिया नहीं है जहाँ तुम कहीं भी जमीन में घुस जाओगे और ताकतवर हो जाओगे। ये मॉस्को है, यहाँ हर तरफ इमारतें हैं और इमारतों के नीचे बहुत अंदर तक बेसमेंट है। यहाँ तुम्हें जमीन ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। और फिर वो जादूगर जमीन तोड़ता हुआ नीचे बेसमेंट में गिर जाता है और फिर वो कमजोर होने लगता है, जिसके बाद वो इवान से बोलता है कि मैं 5000 साल तक जमीन में दफन बदले की आग में झुलसता रहा, लेकिन मैं एक बार फिर से वापस आऊंगा और इस बार तुम्हारी ये वाली दुनिया और वो वाली दुनिया में दोनों को तबाह कर दूंगा। और इसके बाद वो राख बन जाता है और उसके मरने के बाद दूसरी दुनिया में भी उसका जादू कमजोर होना शुरू हो जाता है और जमीन में दफन सब लोग बाहर आ जाते हैं। और तभी वहाँ मैजिकल पोर्टल से इवान आ जाता है। बूढ़ा जादूगर अपनी लाठी जमीन पर मारता है, जिससे उस जादूगर के बस में हुए सैनिक भी ठीक हो जाते हैं। जादूगरनी गलीना इवान को कहती है कि इसे हमारी हार मत समझना, हम वापस आएंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शहर के सब लोग इवान को अपना राजा मान लेते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो